हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिसके सीखने के बाद हम जो भी न्यूमेरिकल्स है कैलोरीमेट्री का वो हम सारा टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले हम एक हिंट ले लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला चीज हम कवर करने वाले प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का स्टेटमेंट क्या है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और उससे रिलेवेंट हमारे न्यूमेरिकल्स क्या क्या है ना। दो न्यूमेरिकल्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, जो कि आप देखने के बाद आप जितना भी न्यूमेरिकल्स है इस एक्सरसाइज का वो सारा आप सॉल्व कर सकेंगे, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का हमारा स्टेटमेंट क्या है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को हम प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर्स भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है ना। तो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, heat energy lost by hot body is equal to heat energy gained by cold body. Suppose that कोई जैसे हमारे पास एक hot body है, ये hot body और एक हमने लिया cold body, दोनों को कांटेक्ट में रख दिया, तो जितना हीट ये लूज करेगा हॉट बॉडी उतना ही हीट ये कोल्ड बॉडी गेन कर लेता है। लेकिन ऐसा सिर्फ कब पॉसिबल है, व्हेन नो हीट इज लॉस्ट इन द सराउंडिंग। देखिए, किसी भी लॉ का, किसी भी प्रिंसिपल का एक लिमिटेशन होता है, वो हमेशा ओबेड नहीं हो सकता है। तो हमारा लिमिटेशन इसमें क्या है कि जरा सा भी हीट सराउंडिंग में लॉस नहीं होना चाहिए। तो अगर हमसे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पूछा गया तो ये पार्ट हमें बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हमें मार्क्स नहीं मिल पाता है ना। अब इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो पहले मैं लिख तो देता हूं यहां पे, और फिर देखेंगे कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट आया कहां से, है ना। क्योंकि नाम अलग अलग हो सकता है, नाम चेंज हो सकता है, बट ये अगर हमें समझ में आ गया कि हमने स्टेटमेंट लिखा कैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा M1C1, C स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हमें पता होगा, मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वो देख सकते हैं ताकि ये समझ में आए। T1 माइनस T दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, फिर M2 C2 और T माइनस T2। तो ये दोनों अलग अलग बॉडीज का, जैसे ये हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट बॉडी है और ये हीट एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी है, तो दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन ये हमारा आइडियल केस है, ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि हॉट बॉडी जितना हीट एनर्जी लूज करे। फॉर एन एग्जांपल, ये हॉट बॉडी है, ये 500 जूल का हीट एनर्जी लूज करता है, तो पूरा 500 जूल ये कोल्ड बॉडी कभी गेन कर ही नहीं सकता है। थोड़ा बहुत हीट तो हमारे एयर में भी, मतलब हमारे सराउंडिंग में भी लॉस होगा ही, है ना। तो ये हमारा आइडियल केस है। हमारा कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए हम ये सपोज करके चलते हैं। अब देखिए, ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया है। अब ये स्टेटमेंट आया कैसे ये समझने के बाद, अगर आपसे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पूछा गया तो आप ये थ्योरी पार्ट बताएंगे और फिर ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये बताएंगे। अब ये याद करने की जरूरत नहीं है कि M1C1 T1 माइनस टी, जरूरी थोड़े हमेशा T1 माइनस टी ही हो सकता है यहाँ M1 की जगह MA कहीं लिखा हुआ मिले, या M2 की जगह MB लिखा हुआ मिले, कुछ भी नाम हो सकता है। तो हम समझते हैं कि आखिर ये हमने लिखा कैसे। जैसे देखिए, हमने यहाँ पे ये जो रेड वाला हमने बनाया हुआ है, ये हमारा हॉट बॉडी है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसके बारे में, दिस इज आवर हॉट बॉडी। और ये जो ब्लू कलर से हमारा सर्कल बनाया है, हमने ये लिया है कोल्ड बॉडी। तो दोनों का अलग अलग मास होगा, मान लेते हैं इसका मास M1, इसका मास M2। ये हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर हम T1 मान लेते हैं और इसका टेम्परेचर T2। दोनों अलग अलग सब्सटेंस से बना हुआ होगा, हो सकता है कि एक हम आयरन ले रहे होंगे, एक एल्युमिनियम ले रहे होंगे, या कुछ भी। तो दोनों सब्सटेंस अगर अलग अलग है तो दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी अलग होगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल। तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम मान लेते हैं ये है C1 और इसका C2। अच्छा, एक चीज इसमें नोट करने का है कि जब ये जो हीट लॉस का और हीट गेन करने का जो प्रोसेस है कब तक चलेगा, जब तक दोनों बॉडीज का एक कॉमन टेम्परेचर नहीं अटेन हो जाता है। फॉर एन एग्जांपल, इन दोनों को हम कांटेक्ट पे रखते हैं, जैसे अभी फिलहाल T1 ज्यादा होगा T2 से, ऑब्वियसली T1 जो टेम्परेचर है वो T2 से ज्यादा होगा। अब जब हम इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में ले आएंगे, इस बॉडी को और इस बॉडी को अगर हम कांटेक्ट में ले आए, तो फिर क्या होगा, ये हीट एनर्जी लूज करेगा और ये हीट एनर्जी गेन करेगा। कब तक, जब तक दोनों का एक फाइनल टेम्परेचर अटेन नहीं हो जाता है। तो ये फाइनल टेम्परेचर हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर क्या है, T, है ना। अब देखिएगा जरा, ये फाइनल टेम्परेचर T तक आने में क्या हुआ होगा, ये जो हमारा बॉडी हॉट बॉडी था, ये हीट एनर्जी लूज करता हुआ इसका टेम्परेचर आएगा T1 से T तक, और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर जो T2 था वो बढ़ते हुए आएगा T तक, क्योंकि ये हीट एनर्जी गेन कर रहा है कोल्ड बॉडी, तो इसका टेम्परेचर T2 से बढ़ के आएगा T तक। तो दोनों के लिए हम डेल्टा T लिख लेते हैं। इसके लिए डेल्टा T कितना होगा, हॉट बॉडी के लिए इसका टेम्परेचर T1 से कम होके आया T तक, तो डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर हो गया T1
माइनस टी। और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2 से बढ़ के T तक आया, तो इसके लिए डेल्टा T मतलब राइज इन टेम्परेचर इसके लिए कितना होगा, T माइनस T2। ऑब्वियसली T बढ़ा इसलिए T माइनस T2। अब देखिए दोनों का हमें डेल्टा T पता चल गया। अब हम अपना काम कर सकते हैं, देखते हैं जरा क्या कैसे लिखेंगे हम स्टेटमेंट को। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, अभी जो हमने स्टेटमेंट लिखा था, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी, है ना, हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। तो हीट जो ये गेन कर रहा है कोल्ड बॉडी, अच्छा Q से हम डिनोट करते हैं हीट को, जनरली कैपिटल H या Q से डिनोट कर सकते हैं। तो ये कितना हीट एनर्जी लूज करेगा, हीट एनर्जी लॉस्ट के लिए या हीट एनर्जी गेन्ड के लिए, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज mc डेल्टा T। ये मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया आपको, कैलोरीमेट्री का जो सबसे पहला वीडियो था, आप वो देख सकते हैं कि ये कैसे आता है एक्सप्रेशन, है ना। अब देखिए ये हीट एनर्जी लॉस कितना कर रहा है हॉट बॉडी, इसका मास लेंगे, दैट इज m की जगह m1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हॉट बॉडी का C1, और डेल्टा T की जगह हमने क्या लिखा, T1 माइनस T। और फिर हीट एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी के लिए मास लेंगे कोल्ड बॉडी का, दैट इज m2, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2, और इसके लिए डेल्टा T क्या है, T माइनस T2। अब देखिए ये चीज अगर हमें समझ में आ गया कि हमने कैसे लिखा ये स्टेटमेंट, अगर तो फिर हमें ये याद करने की जरूरत नहीं। और जितना भी न्यूमेरिकल्स है इस एक्सरसाइज का, जनरली आपके आईसीएसई में सेलिना का जो कॉन्साइज फिजिक्स है वही चलता है, तो उसके जो एक्सरसाइज हैं, जैसे एक्सरसाइज 11A कि आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। तो हम उनमें से 2 न्यूमेरिकल्स हमने चूज किया ताकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है और भी अच्छा हो सके। आइए आगे देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमने यहां पे रखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 11A का, है ना। तो देखते हैं क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर का गिवन है। तो पहले जो जो चीज गिवन है हम वो लिख लेते हैं। जैसे मास गिवन है हमारे पास, मास कितना है 100 ग्राम, है ना। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखिए जो आपका कैलोरीमेट्री का न्यूमेरिकल्स होता है उसमें बहुत ज्यादा कुछ ट्विस्ट नहीं किया जा सकता है, सब बेसिक न्यूमेरिकल्स रहते हैं। बस हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि यहां पे मास अगर हमें ग्राम में दिख रहा है तो यहां भी ग्राम होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यहां पे जूल पर ग्राम पर केल्विन दिया रहता तो किसी कन्वर्जन का जरूरत नहीं था, लेकिन यहां पे हमें दिख रहा है कि मास है ग्राम में और यहां पर केजी दिख रहा है, तो इस ग्राम को हमें चेंज करना पड़ेगा केजी में। 1000 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 0.1 kg। अब हम आगे का काम कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें दिख रहा है 390 जूल पर केजी पर केल्विन, है ना। और डेल्टा टी कितना होगा, 20 से बढ़ता हुआ इस बॉडी का टेम्परेचर गया 70 डिग्री तक, मतलब डेल्टा टी हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसकी जगह हम 50 केल्विन भी बोल सकते हैं, है ना। ये मैंने आपको पहले बताया वीडियो में कि 50 डिग्री सेल्सियस से किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा या 50 केल्विन से बढ़ा, दोनों का मतलब एक ही होता है ना। तो आइए देखते हैं अब ये हीट एनर्जी कितना इस बॉडी को देना पड़ेगा, हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। मास का वैल्यू रखते हैं 0.1 kg, C का वैल्यू हमने रखा 390 जूल पर केजी पर केल्विन, एंड द डेल्टा टी इज हियर 50 केल्विन। अब देखिए सारा कुछ अपने अपने ऐसा यूनिट में है, तो ऑब्वियसली ये जो हमारा हीट एनर्जी है ये भी ऐसा यूनिट में आएगा, मतलब जूल में आएगा। तो यहां से हमें दिख रहा है कि ये तो हो जाएगा 39 इंटू 50 जूल, मतलब 1950 जूल, है ना। अब देखिए ये हमारा पहला वाला जो एग्जाम्पल था न्यूमेरिकल का, ये हमने देख लिया है। अब दूसरा एक और इलस्ट्रेशन इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के हेल्प से, कि जैसे इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या गिवन है, 500 वॉट का एक हीटर है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय अ 500 वॉट हीटर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 kg ऑफ अ मटेरियल, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है। टेम्परेचर कहां से कहां तक ले जाना है, 18 से 38 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हीटर को कितना टाइम लगेगा गर्म करने में, या गीजर को कितना टाइम लगेगा गर्म करने में, या रेफ्रिजरेटर को कितना टाइम लगेगा ठंडा करने में, तो हम इस डिवाइस के बारे में, इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के बारे में बाद में बात करते हैं। हम पहले ये देख लेते हैं कि ये हीटर जिस बॉडी को हीट एनर्जी दे रहा है वो बॉडी कितना हीट एनर्जी गेन कर रहा है ना। अब ऐसा हम कैसे सोच रहे हैं, इसका हिंट मैं आपको एक दे देता हूं। एनर्जी पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम या वर्क बाय टाइम। तो यहां पे हीटर का काम क्या है, हीट एनर्जी देना। तो पावर क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द हीटर पर यूनिट
टाइम। तो इसका मतलब पावर हमारे पास गिवन है। इफ वी समहाउ मैनेज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, दैट इज हीट एनर्जी, तो हम टाइम यहां से पता कर सकते हैं कि इस हीटर को, इस सब्सटेंस को इतना हीट करने में 18 से 38 डिग्री सेल्सियस ले जाने में कितना टाइम लग सकता है। इट्स क्वाइट सिंपल। तो हम जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी कितना है। तो हम हीट एनर्जी अब्सॉर्ब के लिए क्या क्या कर सकते हैं, देखिए mc डेल्टा टी, जो बॉडी है उसका मास हमें दिया गया है 50 kg, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है 960 जूल पर केजी पर केल्विन, है ना। अब देखिए यहां पे दोनों चीज में हमें केजी दिख रहा है, मास में भी केजी है और यहां पे भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जूल पर केजी पर केल्विन है। तो किसी कन्वर्जन का कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली काम कर सकते हैं। डेल्टा टी 18 से 38 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा टी कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 केल्विन, क्योंकि हर जगह यहां पे हमें केल्विन दिख रहा है इसलिए हम 20 डिग्री सेल्सियस नहीं लिख के क्या लिख लेंगे 20 केल्विन। अब ये सारा चीज है ऐसा यूनिट में, तो ऑब्वियसली हीट भी ऐसा यूनिट में आएगा, मतलब जूल में। अभी फिलहाल हम इसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, ये 50 इंटू 20 ये 1000 हो जाएगा, ये ऐसे लिख लेते हैं। अब हमें यहां से दिख रहा है कि पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। तो पावर किसका गिवन है, हीटर का, और पूछा जा रहा है कि इस हीटर को ये सारा कुछ करने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने पावर की जगह रख लिया 500 वॉट, क्यू की जगह हमने रख लिया 960 इंटू 1000, है ना, बाय टाइम। तो टाइम पता करना है ना, और ये किस में आया होगा, जूल में आया, ये जूल में आएगा हीट एनर्जी। तो टाइम यहां से हमें दिख रहा है 500 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 960 इंटू 2, सारा चीज ऐसा यूनिट में लिया है तो ये भी ऐसा यूनिट में आएगा। तो सेकंड में आएगा टाइम का ऐसा यूनिट, ये कितना हो गया 1920 सेकेंड। अब इसे हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं 60 से डिवाइड करके। तो आई होप हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के बारे में, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, फायदा हुआ आपको। और अगर ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी लोगों तक पहुंचाइए इसे, ताकि जो भी बच्चे हैं जिनको दिक्कत आती है फिजिक्स के टॉपिक्स में, उनका भी काम थोड़ा आसान हो सके, है ना। ओके, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी